व्यू लेना चाहेंगे, ओपनिंग कमेंट्स, ओवरऑल आउटलुक क्या आप शेयर करना चाहेंगे उन रिजल्ट्स और क्वार्टरली हाइलाइट्स क्या रही? तो क्वार्टर के हाईलाइट अगर आप देखें तो 464 करोड़ रुपए टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल इनकम है कंसोलिडेटेड लेवल पे, और 355 करोड़ रुपए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। एबिटा 131 करोड़ रुपए, जो कि करीब 37% एबिटा मार्जिन है। अदर इनकम 109 करोड़ रुपए और नेट प्रॉफिट 181 करोड़ रुपए है। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर 541 करोड़ रुपए कंसोलिडेटेड लेवल पे 12% की ग्रोथ है, जो कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस करीब 271 करोड़ रुपए इस क्वार्टर के लिए रहा है। पूरे साल के लिए 623 करोड़ रुपए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस रहा है। अभी डेफर्ड रेवेन्यू जो है वो बढ़कर के 1678 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि 17% की ग्रोथ रेट के साथ, और कैश और इन्वेस्टमेंट 2885 करोड़ रुपए का अब रह रहा है। इस क्वार्टर में हमारे करीब 2000 कस्टमर ऐड हुए हैं, तो 2,17,000 कस्टमर करीब 1% बढ़ करके हो गए हैं। जी, तो दिनेश सर, आगे जानना चाहेंगे कलेक्शन ग्रोथ जो कि है वो कैसा रहा और आगे कैसा आउटलुक रहेगा इसको लेकर? देखिए, पीछे हमारा कलेक्शन ग्रोथ 20% तक भी रहा है और 5-6% तक भी गिरा है। तो अगर आप देखें तो जो कलेक्शन ग्रोथ के दो पार्ट होते हैं, एक रेवेन्यू फ्रॉम एवरेज कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर या एवरेज रेवेन्यू, और दूसरा नंबर ऑफ पेइंग कस्टमर। तो एवरेज रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर या एवरेज कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर अभी भी 9-10% की ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रहा है। हालांकि जो प्लेइंग कस्टमर्स का ग्रोथ है वो करीब केवल 1% 2% के ऊपर आके टिका हुआ है पिछले कई क्वार्टर से, क्योंकि हमारा सिल्वर मंथली और सिल्वर एनुअल में कस्टमर का रिटेंशन बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है, या कस्टमर का चर्न ज्यादा हो रहा है। जबकि गोल्ड और प्लैटिनम कस्टमर बेस में हमारा कस्टमर का रिटेंशन भी बहुत अच्छा है, कस्टमर का अपसेल भी बहुत अच्छा है, और रिन्यूअल भी बहुत अच्छा है। इसलिए वहां से हमको एवरेज कलेक्शन पर कस्टमर या एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर में अच्छी ग्रोथ मिल रही है। इसीलिए करीब 50% गोल्ड और प्लैटिनम कस्टमर्स का हमारे पास 75% के आसपास रेवेन्यू और कलेक्शन में भागीदारी है। और उसकी वजह से हमारी 10% के आसपास कलेक्शन ग्रोथ वहां से आ जाती है। लेकिन जो पेइंग सप्लायर की वजह से कलेक्शन ग्रोथ आनी है, उसमें थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, तो सर आगे जानना चाहेंगे सब्सक्राइबर एडिशन जो कि है वो कैसा रहा और इसको लेकर क्या टारगेट है और कितना और स्केल होता देखेंगे? सब्सक्राइबर एडिशन अभी केवल 2,00,000 पर क्वार्टर का रहा है, और पूरे साल में भी अगर आप देखें तो 1-2% ही सब्सक्राइबर एडिशन हो पाया है। क्योंकि पिछले क्वार्टर में हमारा करीब माइनस 4,500 का सब्सक्राइबर हो गया था। तो हमको अपने प्री कोविड लेवल पे या रेगुलर लेवल पे 5,000 कस्टमर ग्रोथ पर क्वार्टर पहुंचने के लिए अभी समय लग रहा है, और हम 1-2 क्वार्टर का इंतजार करेंगे। तब तक हम प्रोडक्ट मार्केट फिट में डिफरेंट चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मैच मेकिंग हो, चाहे वो लोकलाइज मैच मेकिंग हो। तो उधर की तरफ हम काम कर रहे हैं। जैसे ही हमारा एक्सपेरिमेंट सफल होगा, उसके साथ में सब्सक्राइबर ग्रोथ फिर से बढ़ने लग जाएगी। जी, तो दिनेश सर, बिजनेस इंक्वायरीज अभी कैसे देखने को मिली और साथ ही जानना चाहेंगे कस्टमर एडिशन जो कि है वो कितना देखने को मिला? बिजनेस इंक्वायरीज अच्छी रही, करीब 10% की ग्रोथ रेट चल रही है हमारी पिछले 2-3 क्वार्टर से, और जो कि काफी स्टैग्नेंट आ गई थी पिछले साल में। तो वो हमारे लिए काफी एनकरेजिंग है कि सप्लायर्स को अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ बायर्स की इंक्वायरीज मिल रही हैं, और उससे हमारा इनिशियल जो वो है, अगर आप देखें तो रिपीट बायर का नंबर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। दोनों ही काफी एनकरेजिंग नंबर हैं। हमने शायद जो पीछे 2-3 क्वार्टर में अच्छा काम करने की कोशिश की है, अलग अलग चेंजेस करने की कोशिश की है, ये अभी बहुत अर्ली साइन हो सकता है। लेकिन आने वाले 2-3 क्वार्टर में सही अंदाजा लगेगा कि क्या वाकई में हमें एग्जैक्ट प्रोडक्ट मार्केट फिट वापस से मिल गया है या नहीं। जी सर, आरपो के फ्रंट पर अगर देखें एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, वो ग्रोथ को बेहतर करने के लिए आने वाले क्वार्टर्स के लिए क्या कुछ टारगेट लेकर आप चल रहे हैं? जी, तो आरपो ग्रोथ अगर आप देखें तो पिछले कई सालों में हमारी 6-7-8% के हिसाब से साल दर साल ग्रो करती रही है, और पिछले 2 सालों में
इसमें ग्रोथ में तेजी आई है। अगर आप देखें तो 10% के आसपास आरपू ग्रोथ रही है पिछले 2 सालों में। खास करके जो टॉप 10% कस्टमर्स हैं, उनमें अगर आप देखें तो आरपू ग्रोथ 13-14% तक भी जा रही है। क्यों? क्योंकि हमने जो प्लैटिनम कस्टमर बेस था, वहाँ पर अ, एक डिफरेंशियल प्राइसिंग इंडस्ट्री बेस पे लगाया था। करीब 2 साल पहले वो शुरू किया था, जिसका कि रोल आउट धीरे-धीरे अब कंप्लीशन की तरफ आ रहा है। तो ज़्यादातर कस्टमर जिनकी हेवी वैल्यू वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ पे बायर का कंसंट्रेशन काफ़ी अच्छा है या जहाँ पे सप्लायर में कॉम्पिटिशन ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पर हम बेटर प्राइसिंग रियलाइज़ कर पा रहे हैं। और इसी वजह से मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि आरपू ग्रोथ आगे भी आने वाले समय में 9-10% बनी रहेगी। जी। सर, एमएसएमई सेगमेंट में अगर बिज़नेस ग्रोथ की बात करें तो वो कैसे देख रहे हैं और साथ ही गोल्ड एंड प्लैटिनम में कितना पिकअप है? गोल्ड और प्लैटिनम की वजह से ही सारा अच्छा कलेक्शन ग्रोथ जो आपको दिख रहा है या डेफर्ड रेवेन्यू ग्रोथ दिख रहा है, वो उसका काफ़ी श्रेय गोल्ड एंड प्लैटिनम को ही जाता है। एमएसएमई में अगर आप देखें तो जो बहुत छोटे बिज़नेसमैन हैं माइक्रो साइज़ पे, वहाँ पे ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं लेस देन 1 करोड़ रुपए टर्नओवर वाले में। जबकि जो जीएसटी के रजिस्टर्ड थोड़े बेटर साइज़ के कस्टमर हैं, थोड़े पुराने कस्टमर हैं, उनको एक्चुअली में काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है इस ऑर्गेनाइज़्ड इकोनॉमी का या जो फ़ॉर्मलाइज़्ड इकोनॉमी का। हालाँकि जो नए या बहुत ही छोटे बिज़नेसमैन हैं, लेस देन 1 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले या लेस देन 1-2 साल से जिन्होंने एस्टैब्लिश किया है, उनको काफ़ी दिक्कतें अभी भी आ रही हैं। जी। तो सर, एसएमई के लिए अगर बात करें तो कंपटीशन का या बिज़नेस को लेकर कैसे कुछ चैलेंजेस आप देख रहे हैं एसएमई को लेकर? तो बिज़नेस में अगर एसएमई के लिए देखा जाए, तो अभी भी प्राइस कॉम्पिटिशन कई जगहों पे ज़्यादा है और इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री भी काफ़ी डिफ़र करता है। कई जगहों पे ये सेलर्स मार्केट है और कई जगहों पे काफ़ी कुछ बायर्स मार्केट है। हमारे एमएसएमईज़ को प्रॉपर टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए उनका टर्नओवर और बिज़नेस स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़नी पड़ेगी क्योंकि अब पिछले 4-5 सालों में विद जो इन्फ्लेशन के साथ अगर आप देखें, तो 1 करोड़ रुपए से कम के टर्नओवर पे बिज़नेस की पूरी-पूरी वायबिलिटी नहीं बैठ पा रही है और जिसका कि रीज़न है कि वो लोग कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। चाहे वो वर्किंग कैपिटल को लेकर के हो, चाहे वो स्टॉक खरीदने को सोर्सिंग को लेकर के हो और चाहे वो क्लाइंट सर्विसिंग को लेकर के हो। तो हमें लगता है कि वहाँ पे जो माइक्रो बिज़नेसेस हैं, जो बहुत ही छोटे बिज़नेसेस हैं, उन पे सरकार को भी कुछ और करने की ज़रूरत है और वहाँ पे अभी भी 40 लाख से ही या 20 लाख से ही जो जीएसटी का काम शुरू हो जाता है, वो शायद हो सकता है उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव ना साबित हो रहा हो। जी। तो दिनेश सर, कैसे कस्टमर्स पे आने वाले समय पे एक फोकस रहेगा बिज़नेस स्केल अप के लिए? साथ ही अगर बात करें तो एफआई 26 के लिए कैसे देख रहे हैं आप? हमारा ज़्यादा फ़ोकस हमेशा ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की तरफ रहता है। मशीनरी है, प्लांट है जो जिस तरह के और उसके अंदर जो अ, इक्विपमेंट्स लगते हैं, जो फास्टनर्स लगते हैं उस टाइप की सामान पे हमारा ज़्यादा फ़ोकस रहता है। हालाँकि उसके बाद सेकंड आइटम जो अगर आप देखें, तो क्योंकि इंडस्ट्री, प्लांट, मशीनरी इनका काम कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इस टाइप की चीज़ों में ज़्यादा होता है। उसके बाद सेकंड आइटम आता है अपैरल एंड फैशन एंड लाइफस्टाइल टाइप के प्रोडक्ट एंड फिर थर्ड आता है जो फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल्स एंड दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट और उसके बाद आखिरी में अभी हमारे पास काफी विस्तार की पॉसिबिलिटीज हैं जब कभी भी एग्रो और फूड एंड एग्रो की तरफ विस्तार होगा। तो अगर आप बड़ी-बड़ी 4 इंडस्ट्री के बारे में देखें या उसके आगे सबसे आखिरी में 5वीं सर्विस इंडस्ट्री, तो उसमें सबसे ज़्यादा हमारा इंडस्ट्रियल प्लांट्स एंड मशीनरी एंड मैकेनिकल्स है। सेकंड पे अपैरल एंड फैशन एंड इस टाइप की चीज़ें हैं और थर्ड पे मेडिकल, केमिकल, फार्मास्यूटिकल इस टाइप की चीज़ें हैं। एग्रो और सर्विसेज इंडस्ट्रीज में अभी काफ़ी काम करने को बाकी है।
तो सर कैश फ्लो की अगर बात करें फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर दिस क्वार्टर, जो कि हमने देखा एट 271 करोड़, कैश एंड इन्वेस्टमेंट बैलेंस स्टूड एट 2885 करोड़ एज ऑन 31 मार्च 2025। कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान यहाँ से कैपेक्स को लेकर कुछ प्लान कंपनी के? तो अभी हमने करीब 300 करोड़ रुपए शेयर होल्डर्स को रिटर्न करने के लिए 50 रुपए का टोटल डिविडेंड, जिसमें 30 रुपए नॉर्मल डिविडेंड और 20 रुपए का स्पेशल डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो एक तो वो है, और उसके अलावा हम समय समय पर अपनी पुरानी इन्वेस्टमेंट्स में फॉलो ऑन इन्वेस्टमेंट भी करते रहते हैं, और एक आध कोई नई इन्वेस्टमेंट अगर हमें अच्छी लगती है तो हम करते हैं। जैसे कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने आईडीफाई में 10% के आसपास इक्विटी लेकर के करीब 90 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया था, और उसके अलावा कुछ फॉलो ऑन इन्वेस्टमेंट्स हमारे मोबिसी टेक्नोलॉजीज, बिजोम और M1 एक्सचेंज और ऐसी कंपनियों में भी हुए हैं। तो इस तरह से करीब 150 करोड़ रुपए से 200 करोड़ रुपए तक एग्जिस्टिंग कंपनीज और न्यू कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हर साल प्लान रहता है। जी, तो सर मार्जिन्स में जो एक सुधार है तो उसके ऊपर भी पूछना चाहेंगे, आगे कैसे मोमेंटम आप देख रहे हैं, क्या वो ये बरकरार रहेगा? मार्जिन्स में हमने पहले भी गाइड किया है कि हमारा जो है लॉन्ग टर्म स्टेबल मार्जिन हमारा 33% से 34%, 35% तक देखना चाहिए, और उसके बीच में जो फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं वो चूंकि हमारा ग्रोथ ऊपर नीचे हो रही है, इस वजह से फ्लक्चुएशन होती है, या फिर कई बार जो क्वार्टरली सीजनल इफेक्ट है उसमें आती है। बट अगर आप ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो एक बार अगर हमारी ग्रोथ वापस से स्टेबलाइज करेगी तो ये मार्जिन 35% की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ये 38-40% हाईएस्ट मार्जिन एवर है, इसके बियॉन्ड मार्जिन होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। जी, तो दिनेश सर लास्टली जानना चाहेंगे, आने वाले क्वार्टर्स के लिए कुछ गाइडेंस आप शेयर करना चाहेंगे? कोई गाइडेंस अभी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि अभी हमारा प्रोडक्ट मार्केट फिट पे चर्न पे अभी भी काम चल रहा है। जैसे 1-2 क्वार्टर में अगर हमको अच्छा उसमें ग्रिप मिल जाएगा तो मैं आगे से बिजनेस गाइडेंस भी देना शुरू करूंगा। जी, श्योर सर। दिनेश सर, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। तो इंडिया